हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा कॉमर्स 2.0 अन्य वर्जन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूं क्लास 12th का वन शॉट एमसीक्यू रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं 25-25 क्वेश्चन के, मतलब 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम सभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आइए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। इन विच मीटिंग ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड। संचालकों की सभा में यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, या वार्षिक साधारण सभा में एनुअल जनरल मीटिंग में, या प्रबंधकों की सभा यानी मैनेजर्स मीटिंग में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए कि कौन से मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर का रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। कौन से मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंपनी के जो डायरेक्टरों का रिपोर्ट होता है वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। ऑल रिसीप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। कहाँ दिखाया जाता है कैपिटल नेचर वाले आइटम? आय व्यय खाता में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट में, या लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे एनपीओ चैप्टर, तो उसमें रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर आइटम्स की बात होती थी। रेवेन्यू नेचर वाले आइटम जो होते हैं, सबसे पहले तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों ही नेचर के आइटम जो होते हैं वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। देन आपका आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस शीट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर वाले आइटम दिखाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कैपिटल नेचर के आइटम कहाँ दिखाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53। 53 में लिखा हुआ है कि ऋणपत्र प्रीमियम, जरा इसको छोटा कर लेते हैं। ऋणपत्र प्रीमियम डैश डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू, किसके लिए यूज किया जाता है डिवेंचर प्रीमियम? अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन पर भट्टे के अपलेखन हेतु, यानी राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर के लिए। या ऑप्शन नंबर बी, अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम या अपलेखन, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। या फिर पूंजीगत हानि के अपलेखन, राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कि सिंपल सी बात है कि डिवेंचर पे जो प्रीमियम होता है या शेयर पे जो प्रीमियम होता है उसको हम लोग कैपिटल नेचर का रिसिप्ट मानते हैं। और कैपिटल नेचर के रिसिप्ट जो भी होते हैं या प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको कैपिटल नेचर के लॉसेस को भरपाया करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में ही कैपिटल नेचर के लॉसेस को दिए गए हैं। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है कि ऋणपत्र भाग होता है। डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ, किसका भाग होता है? अंश पूंजी का भाग होता है, यानी शेयर कैपिटल का भाग होता है, या दीर्घकालीन उधार का भाग होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भाग होता है, या स्वामित्व पूंजी का यानी ओन्ड कैपिटल का भाग होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। किसका भाग होता है ऋणपत्र? ऋणपत्र किसका भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कि जो डिवेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। और क्वेश्चन नंबर 55 की बात ही है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज क्या है? एक रियल अकाउंट है, एक वास्तविक खाता है, या एक अवास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, या एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं है, बताइए। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो जब बात आती है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट की, या हम लोग किसी भी तरह के डिवेंचर या शेयर्स की बातें करते हैं, प्रीमियम की बातें करते हैं, तो ये सब जो शब्द होते हैं, या अगर प्रीमियम और रिडम्पशन की खास तौर से अगर बात करें तो प्रीमियम और रिडम्पशन जो होता है
या इनमें से हम, जैसे कि मैं कह रहा था कि शेयर्स या डिवेंचर्स की बातें की जाती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये सब के सब जो हैं एक तरह के लायबिलिटीज वगैरह को प्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटीज को प्रेजेंट करते हैं, और किसी भी तरह के लायबिलिटीज जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। और क्वेश्चन नंबर 56 कहता है ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन एज एन या इन, यानी कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है उसको कहाँ दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से घटाकर, यानी डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या फिर ऑप्शन नंबर बी, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर लाभ हानि खाते के क्रेडिट में, यानी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभूति प्रीमियम संचय से घटाकर, डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप लोग को याद होगा जब हम चर्चा कर रहे थे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट की जब आइटम्स का एक्सप्लेनेशन लिखवा रहे थे, तो एक्सप्लेनेशन में ये बात मैंने खास तौर से लिखवाई थी कि जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होते हैं उनको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता यदि, तो कहता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट इफ, कब नहीं किया जा सकता, इफ ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, मतलब कि अगर उन्हें तुरंत हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन्हें हम लोग डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये कहना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ये तुरंत परिवर्तनीय नहीं होते हैं, दे आर नॉट टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, और ऑप्शन नंबर डी कहता है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो कहता है कि हम लोग कब डिस्काउंट पर डिवेंचर को, कन्वर्टेबल डिवेंचर को कब डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट इशू है ना, कैन नॉट कब नहीं कर सकते हैं इशू डिस्काउंट पर, तो कब नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जब उनको तुरंत इमीडिएटली उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना हो, तब ऐसी परिस्थिति में हम लोग उन्हें उन्हें क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पर। ऋणपत्र धारियों को कंपनी का डैश डैश कहा जाता है। डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड डैश डैश ऑफ द कंपनी, क्या कहा जाता है, क्रेडिटर, डेटर, ओनर, बैंकर, क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात है, डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन दिया रहता है, और जो लोन दिए रहते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। और लिखा है साधारणतया ऋणपत्र होते हैं, जनरली डिवेंचर्स आर, क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, पार्टली सिक्योर्ड होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, मतलब सुरक्षित होते हैं या असुरक्षित होते हैं, या अंशतः सुरक्षित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कि साधारणतया जो ऋणपत्र होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, वो साधारणतः जनरली क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल कहता है कि ऋणपत्र पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज, ऋणपत्र पर ब्याज दर क्या होती है, 12%, 20%, निश्चित दर फिक्स रेट यानी, या फिर 15% क्या होती है। तो देखिए 12%, 20%, 15% ऐसा कुछ पहले से तय नहीं होता है, बल्कि जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो डिवेंचर सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, और अलग अलग डिवेंचर सर्टिफिकेट पर अलग अलग रेट लिखे रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12-20% या 15% कोई नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित दर होता है जो कि डिवेंचर सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 61, सामान्य सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस विल बी शोन आय व्यय खाते में, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, इस चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डोनेशन रिसीव्ड हुआ है जनरल पर्पस के लिए, तो जनरल पर्पस के लिए हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। और कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर सवाल कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, देखिए जरा गौर से, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, अधिक क्या इंडिकेट यानी सरप्लस दिखाता है, पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड दिखाता है, उसके बाद डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस दिखाता है, या क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट शेष दिखाता है, क्या दिखाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है।
तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, आप लोगों को मालूम है, बताया गया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनाया जाता है और कैश बुक का बैलेंस ऑलवेज देखने को मिलता है कि डेबिट बैलेंस होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी जो बैलेंस होता है वो जनरली क्या दर्शाता है, डेबिट बैलेंस दर्शाता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल कहता है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनर्स विद डीड पार्टनर शैल, बताइए, वेतन दिया जाएगा, बी पेड सैलरीज, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरीज, उन्हें वेतन दिया जाएगा तो जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो किसे, बताइए, किसे सैलरी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं बना होता है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी परिस्थिति में सैलरी नहीं दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट टू बी पेड सैलरी, वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 63 के बाद आ जाते हैं 64 नंबर पे। लिखा है साझेदारी फर्म के साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज, प्रबंधक का यानी एज अ मैनेजर होता है। पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ कैसा होता है ये बताना है। मैनेजर का होता है? बिल्कुल भी नहीं। सेवक का होता है जो सर्वेंट? हाँ जी बिल्कुल होता है। नहीं, सेवक का भी नहीं होता है। और विक्रेता का यानी एजेंट का होता है? यस, एजेंट का होता है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आंसर यहाँ ध्यान देंगे कि एक ऑप्शन और देना चाहिए था कि पार्टनर का जो रिलेशन होता है वो मालिक का होता है, सर्वेंट का नहीं, नौकर का नहीं, सेवक का नहीं, मालिक का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहता अगर दिया रहता मालिक का, यानी कि एज ऑनर होता है। तो यहाँ देखिए दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जो पार्टनर का रिलेशन होता है, पार्टनर का जो रिलेशन होता है फर्म के साथ, वो एक ऑनर का भी होता है, ऑनर का भी होता है और एक एजेंट का भी होता है। ठीक है, ऑनर का भी होता है और एजेंट का भी होता है। तो दोनों तरह का संबंध देखने को मिलता है, ऑनर भी और एजेंट भी। तो फिलहाल ऑनर तो दिया नहीं है तो एजेंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद आ जाते हैं 65 पे। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, एसेट कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं या गुडविल कहते हैं? क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है तो गुडविल लाया जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में कि जो भी गुडविल आता है उसको प्रीमियम कहा जाता है, जो बाकी पार्टनरों में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर कहता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता, ध्यान दीजिएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, यानी यहाँ पर सवाल देखेंगे क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, किस से ज़्यादा है? ओवर द डेबिट साइड से ज़्यादा है। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ध्यान रहे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ का मतलब प्रॉफिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट साइड ज़्यादा होगा मतलब उसको कहेंगे हम लोग प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 66 के बाद 67 नंबर पे आ जाते हैं। लिखा है 67 नंबर सवाल 67, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, किस तरह का डिसोल्यूशन कहा जाएगा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है? तो अनिवार्य समापन यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, न्यायालय समापन, न्यायालय द्वारा समापन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, संयुक्त द्वारा समापन डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। किस तरह का समापन कहा जाएगा? किस तरह का समापन कहा जाएगा? तो ये कहलाएगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी अनिवार्य समापन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 68 पे आ जाते हैं। लिखा है 68 नंबर कि आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए, आय व्यय खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम से ही समझ में आ जा रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो जहां भी इनकम और एक्सपेंडिचर की बात होती है या प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है? वो बन जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर 69 नंबर सवाल आप देखेंगे कि छोटा सा प्रैक्टिकल दिया है क्वेश्चन, आप बनाने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्या बात है? इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वाज पास, बताइए पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1932 में कि 1956 में कि 2013 में कि 1947 में? आंसर हो जाएगा 1932 में, क्योंकि पूरा नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है। 71 नंबर सवाल कहता है कि द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर है क्या है? मतलब यहाँ आपसे पूछा गया है फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, जल्दी बताएंगे।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा, मतलब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, या फिर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। शेयर को आप रेशियो भी बोल सकते हैं, बोलने में ज्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में बोल दिया है न्यू रेशियो, ऑप्शन में डी में बोल दिया है ओल्ड रेशियो। गजब है। सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो है या सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला में या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। तो जल्दी से बता दीजिए सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइस किया है, सिंपल सा तरीका समझाए थे, सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, मैंने पहले ज्यादा था अब कम है, तभी तो बोलेंगे त्याग किया है। तो पहले ज्यादा था मतलब ओल्ड को पहले लिखेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। 71 के बाद आ जाएंगे हम लोग 72 72 पर। ख्याति है, गुडविल है, क्या है गुडविल, अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट है, या अदृश्य संपत्ति इनविजिबल एसेट है, या अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति यानी इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है गुडविल, गुडविल एक, देखिए गुडविल दिखाई नहीं देता है इसलिए हम लोग उसको अदृश्य संपत्ति कह सकते हैं, और जिस जो जो दिखाई नहीं देता है और जिसे छू भी नहीं सकते हैं वो कहलाता है अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट। तो आप देखेंगे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंटेंजिबल भी है और इनविजिबल भी है, यानी 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर सवाल कहता है कि जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। When realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, such expenses are debited to, बताएंगे वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में, या साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या साझेदार के ऋण खाते में यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताएंगे जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट कहाँ करते हैं, कहाँ पर डेबिट लिखा जाता है, सिंपल सी बात है, खर्चों को डेबिट में कहाँ लिखा जाता है, खर्चा चाहे फर्म करे चाहे कोई पार्टनर करे, खर्चा हुआ है ना तो डेबिट में कहाँ लिखेंगे, तो डेबिट में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 74 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर बताइए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने इसकी चर्चा की थी, बताइए, नगद बिक्री कैश में सेल कर दिया, क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या ऋण पत्रों का क्रय परचेज ऑफ डिवेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर यानी इक्विटी शेयर इशू करने से जो पैसा आया है वही फाइनेंशियल एक्टिविटी कहलाएगा, बाकी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है, बाकी ऑपरेटिंग दिया है और इन्वेस्टिंग दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 के बाद 75 पर। 75 कहता है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन, बताइए लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ दिखाएंगे, आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट में, या लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है कि लाइफ मेंबरशिप फी है तो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, और कैपिटल नेचर का रिसिप्ट देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते नहीं है, नन ऑफ दिस यहाँ होगा नहीं, बैलेंस शीट हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि कैपिटल नेचर के जो भी रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, 25-25 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में, बाकी का 2 पार्ट आप पहले जरूर देख ले, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखें, और अगला चौथा पार्ट में हम लोग 76 से 100 तक कर लेंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग करेंगे आराम आराम से। इस प्रकार से लगातार हम लोग 25-25 क्वेश्चन के सेट्स करते रहेंगे और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयार कर लेंगे अलग अलग टाइप्स के, जिससे कि एग्जामिनेशन में चाहे जैसा भी सवाल आ जाए, जैसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, 100% ऑब्जेक्टिव हमें सही तरीके से 50 में 50 सही करके आना है। चलिए देखते रहिए पूरे के पूरे लेक्चर्स को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।